हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आपको मात्र 25 प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उन्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ऑल वाले, ठीक है, जिससे कि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी लोग नए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीम। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आपके सामने है, यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा। बताइए, मांग वक्र जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब दोस्तों अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, ठीक है। अनुपूरक अर्थात जो है दोस्तों, वस्तु जो है अधिक लोकप्रिय जब हो जाती है, अर्थात फैशन में परिवर्तन या सफल विज्ञापन अभियान के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और अनुपूरक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तब क्या होता है, आय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब जो है अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि एनएसडीएल का संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप क्या है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनएसडीएल का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आप सभी लोगों को स्पष्ट दिखे। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, ठीक है, नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। क्या पूछा जा रहा है कि यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा संबंध सही होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि जो है निर्यात आयात के बराबर हो तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन नंबर एक की, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी जो है बराबर होगा किसके, जीएनपी के। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि जो है वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है। तो उसे कहते हैं दोस्तों आरोही क्रम। आरोही क्रम से तात्पर्य क्या है, आरोही क्रम से तात्पर्य है कि जो अधिक वाली संख्या है, ठीक है, वो पहले आती है। तो यहाँ पर कर लगाने की उस विधि को हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो जो अधिक वाली संख्या होती है वो लास्ट में आती है। स्टार्टिंग में जैसे 2 है, तो फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 7, 8, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में इसे हम लोग कहते हैं, कर लगने की उस विधि को कहते हैं आरोही क्रम, जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1944 ईस्वी में गांधी योजना दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए किसने गांधी योजना दी थी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, एस.एन. अग्रवाल ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एस.एन. अग्रवाल ने जो है 1944 ईस्वी में गांधी योजना दी थी। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तख्ता पलट है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू
कायदे कानून या किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, या सभी विकल्प सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है पहला ऑप्शन बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग चौथा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहला जितने भी लोगों ने बताया है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तख्ता पलट होता है। चलिए, सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। बताइए, लोकतांत्रिक सरकार या राजतंत्रवादी या अधिकारवादी या निरंकुश, तो कौन सी सरकार बेहतर है? ठीक है, कौन सी सरकार जो है दूसरों से बेहतर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है दूसरों से बेहतर है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? दूसरों से बेहतर क्यों है लोकतांत्रिक सरकार? क्योंकि इसमें जो है हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार और निज स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है जीवित रहने का अधिकार, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? तो वो किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बताया है अनुच्छेद 15, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में से परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें अनुसूचित क्षेत्र जो है, तो अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है कौन? भारत के राष्ट्रपति सशक्त हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आप सभी को कई बार बताया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो जो है आपका चुना जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री तो जनता के द्वारा चुना जाता है, सभी लोग जानते हैं चुनाव होता है, और प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री जो है सेकेंड बार जीते हैं मोदी जी। तो यहाँ पर दूसरा है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, या आपका द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर सकते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यदि बात करें ऐसे निर्वाचन की, तो ऐसा निर्वाचन जो है ये गुप्त रखा जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का वर्णन पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 55, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखें, अनुच्छेद 55 में। चलिए, 59 गलती से लिखा गया है, लेकिन इसे 55 आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए,
हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैली धूमकेतु जो है एक जो है अल्प अवधि के लिए आता है धूमकेतु, जो कि प्रत्येक 75 से 76 वर्षों के बाद ही पृथ्वी पर देखा जाता है। और बात करें दोस्तों, वो भी देखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर 75-76 साल पे आएगा। अगर आएगा भी तो 75-76 साल के अंतराल पे ही आएगा, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हमेशा आता है। तो यह जो है एकमात्र ज्ञात अल्प अवधि धूमकेतु है। और बात करें जो है इसकी और डीप जाने की, तो यह नियमित अंतराल पर जो है पृथ्वी के नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। यह जो है नग्न आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जिसे मानव जीवन काल में 2 बार, जो मानव के जीवन काल में अभी तक 2 बार देखा गया है। ठीक है, पहला धूमकेतु आया था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, सन 1986 ईस्वी में सौर मंडल के आंतरिक भागों में दिखाई दिया था। ठीक है, और अब जो है आशंका व्यक्त की जा रही है सन 2061 के मध्य जो है यह दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो अभी एक बार तो देखा जा चुका है, लेकिन एक बार जो आशंका व्यक्त की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो व्यक्त की जा रही है सन 2061 में। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 75 से 76 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि जजिया कर को किसने जो है समाप्त किया था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें दोस्तों तीसरे ऑप्शन की, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, चौरी चौरा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन की असहयोग आंदोलन, तो ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं में उनके कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर क्रम वाइज बताना है, सही तो सब है, हमने सोचा ऐतिहासिक घटना बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कालक्रम के अनुसार अगर बताया जाए तो यहाँ पर आपका जो है पहले नंबर पर आएगा असहयोग आंदोलन, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सन 1920 ईस्वी की घटना है। कब की घटना है? सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है हुआ था। और बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये है घटना आपकी, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 1930 ईस्वी की घटना है। ठीक है, और बात करें चौरी चौरा की, तो सभी चौरी चौरा सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये आपकी घटना है सन 1922 ईस्वी की। ठीक है, तो आप कालक्रम के अनुसार अगर चेक किया जाए तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों? कालक्रम के अनुसार सबसे पहले पहला वाला ही आएगा, फर्स्ट नंबर पर ये है। सेकेंड नंबर की बात करें तो आपका आएगा चौरी चौरा। और थर्ड नंबर की बात करें दोस्तों तो थर्ड नंबर पे आपका आएगा सन 1930 ईस्वी, जो कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो यहाँ पर 1 3 2 किसका ऑप्शन है? 1 3 2 ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक कर लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताने का प्रयास कीजिए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, बीरबल जो कि वित्त मंत्री है, ये युग्म सही नहीं है। बीरबल जो है अकबर के दरबार का एक हिंदू सलाहकार था। ठीक है, तो ये कि बीरबल जो है वित्त मंत्री थोड़ी ना था, अकबर के दरबार का एक हिंदू सलाहकार था, जो कि सन 1556 से 1562 ईस्वी में जो है, कब से दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, 1556 से जो है 1562 में जो है
कवि और गायक के रूप में मतलब उनके अकबर द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, सन 1556 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक। और इनके ऊपर कई सारे सीरियल मूवीज बहुत सारे बने हैं। अकबर बिरबल की कहानियां बहुत सारी आप लोगों को सुनने को मिली होंगी, बचपन में भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, और अभी भी बनते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट अकबर का जो है विश्वास पात्र आदमी, विश्वास पात्र व्यक्ति अगर कोई था तो वो था बीरबल। ठीक है, जिनके किस्से कहानियां आप लोग अभी भी सुनते होंगे कहीं ना कहीं। तो इस समूह में जो है बात करें तो ये नवरत्न में भी शामिल थे। ठीक है, महत्वपूर्ण दरबारियों के समूह में सदस्य भी माने जाते हैं और उनके नवरत्न में भी शामिल थे अकबर के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने 89 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बोत्सवाना यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है वो इसे हम लोग कहते हैं रेवा भी कहते हैं। तो ये आपका उत्पन्न होती है अमरकंटक से। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका स्थित है ऑप्शन नंबर तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है चलिए, और मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि 344 3,44,400 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 3,44,400 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए। तो ये इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा परवाल वित्त समूह है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया सिलिकॉन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है क्या है, पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, और जो कि पृथ्वी की भूप्रपटी की अधिकतम मतलब आधे से ज्यादा जो है 46% द्रव्यमान जो है निर्माण यही करता है। और सिलिकॉन जो है भूप्रपटी में अधिक मात्रा में विद्यमान दूसरा सामान्य तत्व है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि द्रव्यमान में जो है 28% से अधिक योगदान है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पृथ्वी के, पहले इसको एक बार और क्लियर कर लीजिए। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो वो है सिलिकॉन, दूसरा सबसे प्रचुर तत्व। और बात करें सबसे बाह्य पटल को हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। तो इसे आप लोग पहले बाह्य पटल को कंफर्म कर लीजिए। बाह्य पटल को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस है, फिर सेकंड नंबर पर आपकी सिलिकॉन आती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को वेल्डस, वो लोग यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वेल्डस। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है, वेल्डस। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। तो मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन या गुर्दे। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मूत्राशय जो है एक थैला मतलब थैले के जैसा होता है, तो जहाँ पर जो है मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है,
और यह जो है मांसपेशियों से बना अंग है जो कि मूत्र त्याग द्वारा जो है निस्तरण के पूर्व मूत्र को जो है गुर्दे से प्राप्त करता है और संचित करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्यों में जो है मूत्राशय के मूल में स्थित एक धसा हुआ मांसपेशी अंग होता है जिसमें यह एकत्रित होता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आलू जो है उदाहरण है कंद, बल्ब, घन कंद या प्रकंद। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है आलू कंद का एक उदाहरण है। ठीक है रानू, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक आलू जो है कंद का एक उदाहरण है। कंद स्टोलॉन का सूजा हुआ अंतिम सिरा है जिसमें स्टार्च संचित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान पे कंद भर दीजिए। आलू कंद का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा। और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों अपने। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।